हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगर मैं बात करूँ सी टेट की, यूपी टेट की, डी ट्रिपल एस बी की या रीट की या जितने भी ऑल अदर टीचिंग एग्जाम है जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, इस चैप्टर में से 2-3 या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने एक पार्ट में ना करके इसे 2 पार्ट में बनाया हुआ है। ये आपके लिए पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी जल्दी आपके सामने अपलोड होगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड आज तक जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके लिए सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसको करने से पहले चलिए जान लेते हैं पार्ट 1 के बारे में, जो इसके बारे में इसका क्या बेसिक है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से कर लिया तो इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बचेगी जो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। जहाँ भी आपने वीडियो बीच में स्किप किया या थोड़ा बहुत छोड़ा, कट करा, तो आपको वही चैप्टर में दिक्कत आ जाएगी समझने में, इसलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यूसली देखिए ध्यान से। तो चलिए बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मैं आपको शुरू से ही बोलता है, इंग्लिश में जो भी नाम है आप उनको इंग्लिश में याद कीजिए। हिंदी में बहुत सारे नाम लिखे होते हैं जिसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेकिन इंग्लिश में खाली एक ही नाम होता है मोस्टली, तो आप इंग्लिश में याद कीजिए कोग्निटिव डेवलपमेंट। या बात की जाए संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस विकास को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। एक क्वेश्चन सिंपल ये आया था कि संज्ञानात्मक विकास को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आप बता सकते हो जीन पियाजे ने किया था। आगे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। डी ट्रिपल एस बी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीन पियाजे किस देश के वैज्ञानिक थे, तो आप लगा सकते हो कि वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। देखिए इस वीडियो में जितने भी कंटेंट मैंने आपको ये लिख कर दे रखे हैं वो सब चीज़ें हैं जो दूसरे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक एक लाइन इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें अपने रजिस्टर में अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ भी जाओगे लेकिन कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे। कुछ दिन क्या, आप जो है 2 घंटे बाद भूल जाओगे। इसलिए मेरी सजेशन आप सबके लिए है, अपने रजिस्टर में साथ के साथ इनको नोट डाउन करते चलिए। उन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी थी। क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आप बता सकते हो जीन पियाजे क्या ने दिया था। इन्होंने बाल विकास को जो है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर डिफाइन किया है लेकिन संज्ञानात्मक विकास से जानने से पहले देख लेते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान में कोग्निशन क्या होता है। देखिए कोग्निशन वह है जिसमें परसेप्शन, प्रतिमा, धारणा मीन्स कॉन्सेप्ट, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग, ये आदि जो मानसिक क्रियाएं ये सभी शामिल होती है। और बाल विकास को सबसे अच्छा डिफाइन जो जीन पियाजे ने किया है वो इन्हीं सब चीज़ के आधार पर किया है। तो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर जीन पियाजे ने बाल विकास को डिफाइन किया है। तो आपके लिए आसान तरीके में मैंने लिख रखा है सब, इसे देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट क्या है, परतें क्या है। तो देख लीजिए पहला है अनुकूलन, अडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज मैंने सिर्फ आपके वो लिखे जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, बुक की कोई लैंग्वेज नहीं लिखी ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ और आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, इसलिए लैंग्वेज आपके हिसाब से लिखिए ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है कुछ ना कुछ। पहला है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसत्करण कहलाता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हो 2 कैट है। मान लीजिए आप किसी कैट को भी भूल जाइए, इसे छोड़ दीजिए, आप खाली वाइट कैट को देखिए। किसी बच्चे ने एक वाइट कैट देखी, उसने देखा एक वाइट कैट है, 4 उसकी लेग्स है और जो है वाइट उसका कलर है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक दूसरी कैट और है जो ब्लैक कलर की है और सेम उसकी भी 4 टांगे हैं और कलर उसका ब्लैक है। तो उसने क्या काम किया, जो उसने पहले कैट देखी थी वाइट वाली, उसके आधार पर उसने जो नई कैट देखी है वो दोनों को मिलान किया और पहचाना कि ये जो है बिल्ली है। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, यही आत्मसात्करण या बात कीजिए एसिमिलेशन कहलाता है। तो आप इसे ऐसे एग्जाम्पल के तरीके से देख सकते हो। मैंने आपकी जो है जितना इजी हो सके उस हिसाब से एग्जाम्पल लिए हैं। बात की जाए इसके दूसरे की तो होता है समायोजन, एकोमोडेशन।
इसमें थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है स्टूडेंट की पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना मीन्स तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब इसमें क्या काम किया उसने, पहले कैट देख ली, वाइट कलर की कैट है, चार उसकी टांग है, ये उसका कंसेप्ट बन गया है और दोबारा वह उसके सामने कैट आई तो वो आसानी से उसको डिफाइन कर दिया कि ये भी कैट ही है। तो इसने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ दिया। लेकिन अगर वो थोड़ा एडवांस हो गया और उसमें थोड़ा चेंज ला गया, उसने अगर उसके सामने एक डोगी आ जाए, डोगी को देख के भी उसने ये चिंतन करना शुरू कर दिया कि डोगी के भी एक चार पैर है, लेकिन उसकी जो है जो बनावट है या जो उसका जो आवाज़ निकालता है वो कैट से डिफरेंट है। तो उसने अपने चिंतन में थोड़ा और सुधार किया और यह खुद अपने अनुभव से पता लगाया कि यह कैट ना होकर एक डॉग है। तो इसलिए उसने अपने पूर्व ज्ञान में को, जैसे यहाँ लिखा है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया। तो आप समझ सकते हो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अगला है विकेंद्रीकरण। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, देखिए आपके लिए, एक ही समस्या को अलग रूप से समझा पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना, ये कहलाता है विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट चलते हैं, संतुलन इक्विलिब्रेशन। सिंपल सा है, जहाँ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इक्वल हो जाए यानी दोनों में बराबर हो जाए, दोनों में बराबर सामंजस्य स्थापित हो जाए, वो कहलाता है हमारा संतुलन इक्विलिब्रेशन। तो ये भी सिंपल है, आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। आगे बात आती है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए एक बार। पहला है संवेदीय पेशीय अवस्थाएं, इंग्लिश में नाम है इसका सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए हिंदी में इसके नाम थोड़े चेंज करके आ सकते हैं, तो वो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, आप इसे सेंसरी मोटर के नाम से भी याद कर सकते हो। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक की। सीटेट में सिंपल क्वेश्चन आ गया था कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात ये संवेदीय पेशीय अवस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की होती है, तो आप बता सकते हो 0 से 2 वर्ष की होती है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों जो हमारी सेंसस होती है उनके माध्यम से सीखता है, आँख, नाक, कान, स्किन वगैरह। तो ये आपके लिए मैंने एक इमेज भी ली है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। जब बच्चा इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से सीखता है तो वो पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर, और ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। देखिए इसमें एक पॉइंट और आ रहा है इसके अलावा, वो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ये भी संवेद्य पेशीय अवस्था में इसका गुण बच्चे में आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता क्या है, देखिए जब बच्चा छुपी हुई चीज़ को भी ढूंढ कर निकाल लेता है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चे को कोई खिलौना तकिए के नीचे छुपा कर रख दिया, तो बच्चा अपने जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उनके माध्यम से वो उसको ढूंढ कर निकाल लेगा, तो यही ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहलाता है। ये भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। एक एग्जाम में, शायद यूपी टेट का एग्जाम था, उसमें आया था कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है, तो आप बता सकते हो सेंसरी मोटर में हो सकता है। तो इसे भी अच्छे तरीके से कर लीजिए, एक एक लाइन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसको छोड़िएगा मत। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इट मीन्स क्रिया करने से पहले की अवस्था। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बालक आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, इसमें बच्चा देख सुन सब सकता है लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, तो होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ामों के उससे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो सब भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, छोड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो पहला है जीववाद। देखिए एनिमिज्म, जीववाद क्या होता है, जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, वो होता है जीववाद। और जीववाद जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अब इसे आप एक जो है एग्जाम्पल के जरिए भी मैं आपको समझाता हूँ, जीववाद होता क्या है।
अगर मान लीजिए कोई बच्चा चलते हुए एकदम गिर जाता है और गिरने के बाद वो फिर रोना शुरू कर देता है, घर का कोई मेंबर आकर, उसके मम्मी पापा आकर देखते बच्चा रो रहा है, तो आते ही वो ज़मीन को मारना शुरू कर देता है हाथ से या पैर से कि तूने कैसे इसको रुला दिया, कैसे रुला दिया। और जब वो उसकी ज़मीन को मारता है, पिटाई करता है, तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो बच्चों को पता नहीं कि वो जिसे मार रहा है वो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है वो। तो बच्चों का उसमें अंतर नहीं कर पाता। तो जीववाद ये होता है जब बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस नहीं कर पाता, और ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसे भी याद कर लीजिए आप कि जीववाद में अंतर नहीं कर पाता। सेकंड, अहम केंद्रिता। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, यानी उसमें मैं का भाव आ जाता है, अहम का भाव आ जाता है। और देखिए मैं बात करूँ अगर बच्चों की नहीं, ये कुछ बड़ों की भी जो आप वीडियो देख रहे होंगे, अब जो आप भावी अध्यापक है और आगे अध्यापक बनने वाले हैं, आप भी कभी शादी ब्याह में जाते हो तो वहाँ पे भी आप सबको ये लगता है भाई पूरी जो पब्लिक है वो हमको ही देख रही है, वो हमें ही नोटिस करे। होता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई नोटिस कर नहीं रहा होता, लेकिन आपके मन में एक कंसेप्ट होता है कि ये सब जो है हम ही को देख रहे हैं, हमें ही नोटिस कर रहे हैं। तो सेम चीज़ यही बच्चे में होता है, बच्चा सोचता है सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द है और सब उसी को नोटिस कर रहे हैं। तो अहम केंद्रिता का भाव भी जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, अपलटावी। अपलटावी क्या होता है? इस अवस्था में बच्चों को संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि को उल्टा पलटना नहीं सीखता। अपलटावी का गुण ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को आपने कोई न्यूमेरिकल दिया, जैसे बताइए 2+4 कितना है, तो बच्चा बता देगा 6। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को जो टीचर है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर दे, वो लिख दे कि बताइए 4+2 कितना होता है, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि अब इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि जो उसने पहले पढ़ा है वो इससे थोड़ा डिफरेंस है। तो यही अब अपलटावी का गुण होता है, जब वो वस्तुओं संख्याओं में डिफरेंस नहीं कर पाता है, यानी उन्हें उलटना पलटना नहीं सीखता, होता है अपलटावी का गुण। नेक्स्ट, मुद्रा संप्रत्यय। ये सारे मैंने एक साथ लिख दिया, आप अलग अलग भी कर सकते हो। मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के संप्रत्यय की कमी। देखिए आप छोटे बच्चों को बहुत सारे सिक्के दीजिए एक हाथ में, और एक तरफ उन्हें 2000 का नोट दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ बच्चा 2000 के नोट को छोड़कर जो आप उसे सिक्के दोगे वो उन्हें जल्दी लेगा। अगर आप उन्हें वो छीनोगे भी वो नहीं देने का और रोना शुरू कर देगा। उसे पता नहीं है कि जो नोट है, जो पैसा है, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या नहीं है। तो उसे पता नहीं है, जो मुद्रा संप्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट है उसे पता ही नहीं है, उसे आता नहीं है, तो वो जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी वो उन्हीं को लेगा। तो ये होता है मुद्रा संप्रत्यय, और ये कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आता है, और बच्चे में इस चीज़ की ये कमी पाई जाती है। दूरी का भी आता है, आपने देखा होगा आपके घर में भी कुछ बच्चे होंगे स्कूल जाने पर बहुत रोते हैं, लेकिन स्कूल से आते वक्त इतना नहीं रोते। उन्हें लगता है स्कूल जाते वक्त बहुत दूर पड़ता है, लेकिन आते वक्त थोड़ा कम पड़ता है। अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताया, आप दूसरा कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। भार, ऊंचाई आदि ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो सब इसी स्टेज में आते हैं, और इनकी कमी भी बच्चे के अंदर होती है। तो आप इन्हें भी अपना नोट डाउन साथ के साथ करते चलिए। थोड़ा इमेज के ज़रिए से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको कंसेप्ट आसानी से समझ में आ सके। देखिए बुक की लैंग्वेज मैंने कोई भी नहीं ली है इसके अंदर, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। बुक के अंदर बहुत टिपिकल लैंग्वेज दी होती है, आपको सिंपल आपकी लैंग्वेज के हिसाब से कराया जा रहा है। इसके बाद आप क्वेश्चन जितने आएंगे उनका आंसर दीजिएगा, और मैं गारंटी देता हूँ आप सभी का ईजिली आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। देखिए यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, ये जो अवस्था होती है ये होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें ये स्किप हो गया, छुट्टी है गलती से, तो आप इसे लिख सकते हो। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देख कर ही कुछ कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी जिन्हें हम अपनी आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो भी आपके सामने चीज़ दिखे आप उसे छू सको, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण इस अवस्था में आ जाता है। देखिए उस अवस्था में इन सभी चीज़ की कमी थी, आपने देखा होगा
इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और इनका कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं आ पाता। लेकिन इस वाली अवस्था में इन सभी का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अपलटा भी जीवा मुद्रा भार अलग अलग भी दे सकता है, एक साथ भी दे सकता है कि इनका गुण किस अवस्था में आ जा सकता है। तो आप इजीली लगा सकते हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसकी जो एक और जो अवस्था है वो फोर्थ स्टेज है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी इसलिए मैंने वो पार्ट 2 में रखी है। और उसके अलावा पार्ट 2 में जो है मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आज तक जितने भी टीचिंग एग्जाम में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड पूछे गए हैं। और इसलिए मेरी एडवाइस है आप सबके लिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कीजिए और पार्ट 2 को अच्छे तरीके से देख करने से पहले पार्ट 1 को कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मुझे आशा है आपको मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास आता रहे। और पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। उसके बाद उन क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा और मैं गारंटी देता हूँ आप उनको ईजिली कर पाओगे। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।